अगर पहला सवाल है तो मेजोरिटी चांस ये है वो पहले लाइन में लिखा होगा, दूसरा सवाल दूसरी लाइन में होगा, तीसरा सवाल तीसरी लाइन में होगा। आपके पास अगर पैराग्राफ में 4 लाइन आई हुई है, ठीक है, 4 लाइंस का पैराग्राफ है या इबारत है, आपने ये करना है कि हर एक लाइन को 3 लाइंस में कन्वर्ट करना है। ये अगर आप फॉर्मूला याद रख लेते हो ना 1:3, एक लाइन को 3 लाइंस बनाएंगे। तो अगर आप 4 लाइंस है, एक लाइन को 3 लाइंस बना रहे हो तो 4 लाइंस को आप लिख कर उसको कितनी लाइन बना दोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू के पेपर के ऊपर। 9th और 10th क्लास का कंप्लीट उर्दू का पेपर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे के बोर्ड में उर्दू के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। उर्दू मैं समझता हूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इस हवाले से कि आप लोग जब भी मुझसे क्वेश्चन करते हो उसमें से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो उर्दू के पेपर के ऊपर होते हैं कि भैया उर्दू की ये चीज कैसे करते हैं, उर्दू का ये सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं। तो सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लास में से देखना है। और इस मैराथन जर्नी के अंदर अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, आप लोग नए इस चैनल के ऊपर आए हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये मैराथन सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम आपके गोल के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी 100% एफर्ट जो है वो आपके गोल्स के ऊपर पुट कर रहे हैं। और आपका गोल क्या है? बोर्ड में पोजीशन लेना, बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। और इसके रिटर्न में एक मेरा गोल है जो कि इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स इस मैराथन पीरियड के अंदर कंप्लीट करना, जो कि आप लोग इंशाल्लाह अपने सपोर्ट के साथ इसको दिखाओगे। और जैसी सपोर्ट आपने मुझे मैराथन में दिखाई है यार, दिल से लव हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और करने से पहले बस ये आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखनी है कि आपने इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया। क्योंकि मैं लाइव सेशंस कंडक्ट करता हूं, उसमें मैं जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपके दोस्तों के को मेरे चैनल के बारे में पता है या इस मैराथन के बारे में पता है, वो कहते हैं नहीं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें दूसरे दोस्तों ने इनवाइट किया और हमें बताया आपके चैनल के बारे में, तो तब बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आप लोग भी इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस 9th और 10th क्लास के, क्योंकि मेजोरिटी चीजें सेम होती हैं, वो सारा कुछ 9 10 दोनों के लिए बताऊंगा। और कुछ चीजें जो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि उर्दू के पेपर में 9th क्लास के अंदर दरख्वास्त और खत वगैरह होता है, जबकि हमारे पास 10th क्लास के अंदर मजमून होता है। तो वो आपको हर चीज इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और लास्ट चीज आपने करनी है कि आपने अपने पास एक पेन पेपर लाजमी रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके पास पेन पेपर और जो मैं बातें बताऊं आप उस बातों को नोट करो, वरना आप भी इसको जस्ट अनदर वीडियो कर इग्नोर कर दोगे और आपको भूल जाएगा कि मैंने क्या चीजें आपको बताई थी। उस हर चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट करना बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन से, जो कि हमारा सबसे पहला जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सवाल नंबर 1 जिसको हम कहते हैं वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हिस्सा मारूजी उसको मैं कह देता हूं। अब हिस्सा मारूजी जो है आपने कहां से तैयार करना है? तो यार आपने एक चीज माइंड में रखनी है, आपके पास 2 किताबें, एक उर्दू ए की किताब है और एक उर्दू बी की क्वाइदो इंशा की किताब होती है। 9th और 10th दोनों के अंदर सेम है। बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको इन दोनों बुक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर आपके पास एक नोट्स है। ठीक है, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो अपने लिए एक नोट्स खरीद लो, अगर हैं तो आपने उसी से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको आपके नोट्स में उर्दू ए और उर्दू बी ग्रामर हर चीज आपको एक ही नोट में मिलने वाली है। तो हिस्सा मरूजी आप जो भी करोगे आप सारा का सारा अपने नोट्स से करोगे। अब नोट्स भैया कौन से अच्छे हैं? तो यार बहुत सारे नोट्स अच्छे हैं। मैं अपना बताता हूँ मैंने किससे तैयारी की थी। मैंने यूनिक नोट्स से तैयारी की थी 9th 10th के अंदर। ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है। इसके अलावा हमदर्द सीरीज, कॉलेज सीरीज, आईटी सीरीज, कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि स्टार सीरीज होती है, तो काफी ज्यादा है। ठीक है, अनलिमिटेड है। तो मैं उसमें से यूनिक के साथ मैं चला था और मैंने उससे तैयारी की थी। तो स्टार्ट करते हैं। अब हिस्सा मरूजी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 होता है हमारे पास तशरीह का। ठीक है, तशरीह भैया हम कैसे करें? ठीक है, तशरीह करनी कहां से? अब देखो तशरीह के अंदर ना 2 पॉइंट्स है आपके पास, हिस्सा नज़म की तशरीह और हिस्सा गजल की तशरीह। हिस्सा नज़म में आपने 3 जो इशारे हैं वो करने हैं और हिस्सा गजल में 2 इशारे आपने करने हैं। नज़म की खास बात ये होती है क्योंकि नज़म के अंदर सारे जो शेर होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनका एक मरकजी ख्याल सा होता है। ठीक है, सेम एक कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन जो आपकी गजल की तशरीह है उसमें चीजें डिफरेंट होती है। आपने नोट किया होगा कि हर नज़म का एक उन्वान होता है, एक नाम होता है, जबकि जो गजल होती है उसको कोई नाम वगैरह नहीं होता। तो मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपने
ये पता लगाना है कि ये कौन सी गजल किस शायर की है, या हमें शेर पढ़कर कैसे पता चलेगा कि ये किस शायर की गजल है और कौन सी गजल है। तो उसका मैंने तरीका आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, आप लोगों ने इस वीडियो को जाकर लाजमी देखना है। लास्ट पे भी इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है कि कैसे आपने गजल के इशार और उनके जो शायर के नाम पता करने हैं कि ये किस जो है वो शायर का है। तो वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। तो तशरीह जो है आपकी, अब क्योंकि ये दो पार्ट्स के अंदर आती है, ठीक है, हिस्सा गजल और हिस्सा नजम। पहला आपका हिस्सा नजम होगा और सेकंड आपका हिस्सा गजल होगा। अब जो हिस्से नजम है, अब तशरीह आपने हमेशा माइंड में रखनी है, ये आप खुद ही करोगे। अगर आप रटने बैठोगे तशरीह को तो कभी नहीं हो पाएगी। आप कितने की शेर याद कर लोगे, कितने की आप उसके अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं कितने याद कर लोगे, नहीं कर सकते। तो आपने आदत डालनी है खुद से सेल्फ राइटिंग करने की। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जो भी आपके पास शेर होता है, उस शेर का जो एक मफहूम होता है, ये आप लाजमी से याद कर लो, ठीक है। मफहूम आप शेर का कैसे बनाते हो, जो शेर बना हुआ है दो मिसरों का, आपने जस्ट ये देखना है उस शेर के अंदर क्या बात की गई है। तो 1 से 2 लाइंस का आपका वो मफहूम होता है। अगर आपको शेर का मफहूम समझ आ गया है तो अपने आप जो है वो आप अपने लाइंस लिखते चले जाओगे और आपकी तशरीह जो है वो होती चली जाएगी। याद करने ना बैठना। लेकिन इसके अंदर आपने हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल दोनों के अंदर आपने जो इजाफी इशार होते हैं ना, ये लाजमी से लिखने हैं, ठीक है। इजाफी इशार मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके तशरीह के अंदर। आप कहोगे भैया कितने इजाफी इशार, यार मिनिमम 1 इजाफी इशार होना चाहिए हर शेर की तशरीह में, और मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। 2 से ज्यादा ना लिखना, वो ज्यादा ओवर हो जाता है। तो इजाफी इशार जो होंगे आपके, वो आपने लाजमी से इसकी तशरीह में भी करने हैं और इसकी तशरीह में भी करने हैं। उसके बाद आपने हर शेर का, यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा रेज होता है बच्चों की तरफ से, तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने हवाला शेर लाजमी से लिखना है, ठीक है। हवाला शेर आप लाजमी से हर शेर की तशरीह में लिखोगे। चूंकि अब 9th-10th के अंदर तो आपके पास अलग अलग नज़म की तशरीह आ सकती है आपको, लेकिन इंटर में जब हम जाते हैं तो आपको एक ही नज़म के शेर आते होते हैं, ठीक है। तब भी आपने यही करना है और अभी भी यही करना है, आपने हवाला शेर लिखना है। अब हवाला शेर में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपके पास नज़म का उन्वान, ठीक है। यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं, वो नज़म का नाम लिख देते हैं, यानी कि इसकी जगह लिख देते हैं नाम, जो कि गलत होता है। नज़म का उन्वान जो भी होगा, उसके बाद हमारे पास आएंगे शायर का नाम, ठीक है। शायर का जो नाम है वो हम यहाँ पे हर शेर के अंदर लिखे होंगे, चाहे वो एक ही नज़म के मल्टीपल शेर्स हो या अलग अलग नज़मों के हो। आपने हर शेर के बाद लिखना है, हर शेर के अंदर आप उसका हवाला शेर जो है वो दे रहे होगे। थर्ड जो सवाल आएगा आपके पास, वो होगा आपके पास कि आपने इक्तबास की तशरीह करनी है। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे पूछते हैं कि भैया इक्तबास की तशरीह कैसे करनी है। तो यार इक्तबास की तशरीह करने का सबसे आसान है, भैया पूछते हैं कि भैया हम ये कहाँ से याद करें या कहाँ से आएगी, हमें कैसे पता। तो यार इक्तबास की तशरीह ऐसी होती है, ये कहीं से भी आ सकती है। आपको 100% नहीं मैं बता सकता कि यार ये इस शेर में से आनी है या इस पैराग्राफ में से आनी है या इस चैप्टर में से आनी है, कहीं से भी आ सकती है। तो इक्तबास की तशरीह जो है वो आपने जो है वो आपको सिर्फ उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और इक्तबास की तशरीह करना इजी इसलिए मुझे लगता है क्योंकि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और एक ट्रिक याद रखनी है। आपके पास अगर पैराग्राफ में 4 लाइन आई हुई है, ठीक है, 4 लाइंस का पैराग्राफ है या इबारत है, आपने ये करना है कि हर एक लाइन को 3 लाइंस में कन्वर्ट करना है। ये अगर आप फॉर्मूला याद रख लेते हो ना, 1:3, एक लाइन को 3 लाइंस बनाएंगे। तो अगर आप 4 लाइंस है, एक लाइन को 3 लाइंस बना रहे हो, तो 4 लाइंस को आप लिख कर उसको कितनी लाइन बना दोगे, 12, जो कि इनफ होती है आपकी इक्तबास की तशरीह के लिए। तो अब भैया ये कहां से करें, अगर इसमें खत कशीदा अल्फाज के मायने आगे, वो अब कहां से करें। तो ये जो खत कशीदा अल्फाज के मायने होंगे आपके, ये खत कशीदा वाले, ठीक है, ये आप या 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपकी जो उर्दू की बुक है, उर्दू ए की, उसके लास्ट पे आप देखोगे तो आपको फहरिंग मिलती है जहां पर आपको वर्ड्स के मीनिंग, अब उसमें सारे मीनिंग्स तो नहीं होते लेकिन काफी ज्यादा आपको मीनिंग्स वहां पे मिल जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पेपर में जाने से पहले उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा तरीका, जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको अपने आप उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। वो लाइन बार बार पढ़ने से आपको आइडिया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। और ये इबारत की जो तशरीह, ये जो हमारे पास इक्तबास के तशरीह में खत कशीदा अल्फाज होते हैं, ये वो वर्ड आपने इसका मीनिंग नहीं लिखना होता, ठीक है। आप अगर एक जनरल मीनिंग भी लिख देते हो जो आपको समझ आइए, वो भी इनफ होता है। लास्ट चीज, इक्तबास की तशरीह में वो सवाल पूछते हैं सियाको सबक लिखना है कि नहीं लिखना। तो यार इसमें चॉइस है,
ठीक है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर रेकमेंड करता हूँ या मैं अगर आज पेपर दूंगा तो मैं इससे आपको सबाक लिखूंगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने 3 से 4 लाइंस का पूरे चैप्टर में क्या चीज हुई है वो बता देनी है सियाको सबाक में। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। सियाको सबाक में आपने याद रखना है कि सिर्फ हमने जो इक्तबास जो हमारे पूरे चैप्टर के अंदर बात की गई है उसको हमने समराइज करके लिखना है, जबकि जो हमारी इक्तबास की जब हम तशरीह कर रहे होंगे तो हमने पूरे पैराग्राफ चैप्टर को टच नहीं करना, हमने जस्ट जो इबारत आई हुई है, जो पैराग्राफ आया हुआ है उसके ऊपर तशरीह करनी है। ठीक है, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो तशरीह में पूरे चैप्टर को बताना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके मार्क्स कटवाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आएगा वो हमारे पास है हमारे सवाल जवाब। ठीक है, सवाल जवाब का मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सवाल जवाब आपकी बुक के लास्ट पे, हर चैप्टर के लास्ट पे जो सवालात लिखे होते हैं उन्हीं में से आते हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने हर चैप्टर की, हर नज़म की, हर गजल की जो लास्ट पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपने पढ़ के जाने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके ये सवाल जवाब वाला सेक्शन वहां से कंप्लीट हो जाएगा। जो आगे सवाल नंबर 5 होगा आपका, ठीक है, वो हमारे पास है नज़म का मरकजी ख्याल। ठीक है, नज़म का किसी भी नज़म को आपको मरकजी ख्याल या खुलासा कह सकते हैं। ठीक है, नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। ठीक है, तो दोनों में आपको बता देता हूँ। मरकजी ख्याल होता है आपके पास कि आपने को पूरी नज़म में किस बारे में बताया गया है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको हमद का मरकजी ख्याल बोला गया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमद का अगर हमने मरकजी ख्याल करना है तो आपने ये बताना है कि उस पूरी नज़म को आपने समराइज कर देना है कि इस नज़म में ये चीज बताई गई थी। मरकजी ख्याल हमारा खुलासे से थोड़ा छोटा होता है, जो खुलासा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पर एक मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि जो उन्होंने छोटी क्लासेस से हमद पढ़ी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला एक है, पूरी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है, ठीक है, वो ये चीजें जो है वो हर नज़म के अंदर लिख रहे होते हैं, हर नज़म के मरकजी ख्याल में, जो कि गलत है। ये आपने याद रखना है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो आपने 9th में जो हमद पढ़ी है उसमें जो इशारा है आपने उसका मरकजी ख्याल लिखना है। 10th वाले जो है, जो उन्होंने नज़म पढ़ी है, जो जो इशार पढ़े हैं, उस इशार का मरकजी ख्याल लिखना है। ठीक है, तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसको मिक्स नहीं होने देना। इसके बाद जो सवाल नंबर 5 आप करोगे, कर लिया हमने, उसके बाद हम 6 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो होगा हमारे पास खुलासा। ठीक है, सबक का जो हमारे पास खुलासा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुलासे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी चैप्टर का खुलासा पढ़ के चले जाते हो तो आपके सवाल जवाब भी क्लियर हो जाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी क्लियर हो जाता है। तो खुलासा आपने अच्छी तरह करना है। अब खुलासे के अंदर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि खुलासा ना हमेशा ऐसे आता है कि क्योंकि चॉइस होती है तो 2 आपने करने होते हैं, तो एक जो होता है खुलासा वो शुरू के चैप्टर्स में से होता है, और जो दूसरी ऑप्शन होती है ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन शुरू के चैप्टर में से होती है, जो सेकंड ऑप्शन होती है ये हमेशा लास्ट के चैप्टर्स की होती है। तो अगर आपके शुरू के कुछ चैप्टर्स 5-6 चैप्टर्स क्लियर है तो आपका खुलासा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको बेहतर ये कि आप सारे के खुलासे करो ताकि आपकी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प हो जाए। और खुलासा पढ़ने का बहुत ईजी तरीका है, आपको बस पूरे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। खुलासा अगर पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में किस बारे में बात की गई है। इसके बाद जो अब यहाँ पे सवालात चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो मजमून है 10th क्लास का उसको आपने सबसे लास्ट पर मैं आप बताऊंगा, सबसे लास्ट पर उसके बारे में बात करेंगे। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा अभी साथ थोड़ा सा 9th का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी अगर आ जाती है दरख्वास्त या खत, ठीक है, तो दरख्वास्त या खत अगर आप जो आपने करना है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें जो पेपर का पैटर्न होता है इसके आपके हाफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, पैटर्न बड़ा जरूरी है। अगर आपको दरख्वास्त नहीं भी आती है लेकिन पैटर्न उसका पता है या खत का पैटर्न पता है तो आपके हाफ मार्क्स पक्के आएंगे। लेकिन शर्त क्या है? ठीक है, बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं, आप जरा इसको पहले समझो। ठीक है, ये मेरे पास मैं खत लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ या दरख्वास्त एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने उसके ये जो ऊपर का पैटर्न होता है, ये लास्ट वाला पैटर्न, ये तो मैंने लिख दिया। अगर बच्चा ये करेगा कि बस वो पैटर्न लिख कर आकर इसकी जगह छोड़ देगा, कुछ भी नहीं, सेंटर में जो बॉडी होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, अगर वो नहीं लिखेगा तो उसको कोई नंबर नहीं मिलना। लेकिन अगर वो अपना पैटर्न बिल्कुल ठीक लिखता है, अंदर खुद से कोई ना कोई पैराग्राफ कुछ लाइंस लिखकर आ जाता है, तो उसको अगर बॉडी गलत भी होगी तो उसको पैटर्न के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर बॉडी में कुछ ना कुछ ठीक है तो इसके एडिशनल मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप पैटर्न लिखकर आ गए और दरमियान से आपने सारा खाली छोड़ दिया। ठीक है, इस पे कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और इस जर्नी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने एक लाइव सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके
लाइव, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो के अंदर तो हर चीज बताते हैं जनरल ऑडियंस के लिए, लेकिन आप में से हर बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। किसी को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम है। अब जैसे कि मैंने ये लाइव सेशन लिए और मैंने जितने बच्चों से बात की है उन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक मैंने उनको जितने भी उनके सॉल्यूशंस बनते थे, जितनी उनको स्ट्रेटेजी बताई, जितनी उनको मोटिवेशन दिलवाई, और कैसे ये सारे रिव्यूज आप यहां पर देख सकते हो जिन स्टूडेंट्स को के लिए हमने इस लाइव सेशन को रखा, ठीक है। और इसकी छोटी सी प्राइस रखी मैंने इस वजह से ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, और कोई ये ना समझे कि अगर कोई चीज उनके टीचर्स उनको नहीं बताते, क्योंकि ये लाइव सेशन के अंदर मुझे पता चला है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं इस चैनल के ऊपर बताता हूं जबकि उनके टीचर्स ने उनको कभी नहीं बताई। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जिन बच्चों का मोटिव है ना कि बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लानी है या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है, और मैं आपको अपने टाइम में से टाइम निकाल कर दे सकता हूं। उसकी आप कोई भी स्लॉट जो है वो यहाँ पर बुक कर सकते हो, ठीक है। हाफ एन आवर की है, 1 आवर की है और 2 आवर्स की है, और डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, ठीक है। 500 से स्टार्ट हो रहा है, देन 500 ऐड होता जा रहा है हर हाफ एन आवर के बाद। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो यार कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये अमाउंट भी सिर्फ इसी चैनल के ऊपर लगने के लिए मैंने रखी है, ताकि हम इस चैनल की क्वांटिटी को और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव कर सकें, और इन फ्यूचर आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आए जा सके, और डिफरेंट कंटेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि मैराथन तो जस्ट उसका एक पार्ट है, ठीक है। इन फ्यूचर इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, और कैपिटल जो है वो इसी तरह ही कर सकते हैं कि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, उसके रिटर्न में आप हमें कुछ अमाउंट दो ताकि वो चैनल के ऊपर लग सके। तो ये मेरी जेब में नहीं जा रहा, बल्कि इसी चैनल पर आप लोगों के लिए ही इन्वेस्ट होगा। तो जिन बच्चों को लाइव सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप का मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत ही इजी तरीका है यार, अपने आप को ये एटलीस्ट 1 घंटा लाजमी से, या हाफ एन आवर या 1 घंटा लाजमी से अपने आप को दो, ताकि मैं आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स को सुन सकूं और उनके मुताबिक आपको जवाब दे सकूं। उसके बाद जो अगली चीज है वो कहानी और मुकालमा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है आपके पास 9th क्लास का, कहानी और मुकालमा, ठीक है। इसके अंदर भी कह दी आपने जस्ट क्या काम करना है, ठीक है। कहानी और मुकालमा के अंदर आपके पास चॉइस है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है मुकालमा, क्योंकि इसकी लेंथ हम थोड़ी सी बढ़ाकर लिख सकते हैं। कहानी का पता है कि लिमिटेड होती है, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इसको याद आप कहां से करोगे, आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कहानी का खाका पता है कि कहानी में क्या बताया गया था, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अगर आप मुकालमा तो बिल्कुल आउट ऑफ सीन भी आ सकता है, और बहुत ज्यादा बुक के अंदर से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा होते हैं, आप पास पेपर में चेक कर सकते हो। तो ये आपने खुद से ही लिखना होता है, ठीक है। इसमें हम नहीं कहेंगे कि आपने यहां से कर लो, यहां से कर लो, खुद से आप बातें बनाना सीख लो, ठीक है। उर्दू के अंदर सेल्फ राइटिंग करना सीख लो, आपका उर्दू का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद 9th क्लास का ही आखिरी एंड करते हैं। 9th क्लास के अंदर जो था आपके पास वो है ज़रबुल मिसाल। ज़रबुल मिसाल आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आपने वहां से सारे ज़रबुल मिसाल पढ़ लेने, और गलत दुरुस्त फिकरात की दुरुस्तगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि आप ज़रबुल मिसाल करो, क्योंकि जो गलत फिकरात की दुरुस्तगी होते हैं, अगर तो आपको आता है फिर ठीक है, लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है बच्चों को गलत फिक्रा सही लग रहा होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं और टाइम इसमें लगा देते हैं कि पता नहीं ये गलत कहाँ पर है, ये पॉइंट गलत किधर है, या ये सही है कि नहीं। तो उससे बेहतर ये है कि आप ज़रबुल मिसाल करो। एक तो इंटरेस्टिंग होते हैं याद करना, ऊपर से ईजी होते हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्लास का जो चीजें रह गई हैं, जिसके अंदर आपके पास है आपके इबारत, ठीक है। पहले इबारत की बात करते हैं, फिर हम तशरीह की बात करेंगे, अपने मजमून की बात करेंगे। तो जो आपकी इबारत है, ठीक है, इबारत बहुत ईजी यार। इबारत में आपने पैराग्राफ पढ़ना है और उसके जवाब लिखने हैं, लेकिन आपने चेंज करना है। आपने पहले सवाल पढ़ना है फिर पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि वो पैराग्राफ डिजाइन इस तरह किया गया होता है कि हर सवाल का जवाब को हर अगली लाइन में मिल रहा होता है। तो अगर आपके पास पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा अपनी इबारत करने के अंदर, ठीक है। आप इजीली हर एक, अगर पहला सवाल है तो मेजोरिटी चांस ये है वो पहले लाइन में लिखा होगा, दूसरा सवाल दूसरी लाइन में होगा, तीसरा सवाल तीसरी लाइन में होगा, ठीक है। और कोशिश करनी है कि बच्चे यहाँ पर ना आधी लाइन का जवाब लिखते हैं, आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा, 1.5 लाइन तक तो एटलीस्ट जाए ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जो आपका फेवरेट टॉपिक वो रहा आपके पास मजमून, के भैया मजमून कहां से करें और कौन से करें। मुझे व्हाट्सएप पर इतने ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया मजमून किधर से करें, मजमून कोई इंपॉर्टेंट बता दो। यार इंपॉर्टेंट बता तो मैं दूंगा, लेकिन ठीक है आपको खुद भी थोड़ी सी एफर्ट लगानी है यार, खुद से भी अपने ऊपर रिसर्च करनी है। आप गूगल को एक्सप्लोर करो, देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट एसेज है, पास्ट पेपर्स ओपन करो। किसी पर 100% डिपेंड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। खुद भी, क्योंकि पेपर्स आपके हैं, ठीक है। आपको अपने अंदर वो हिम्मत लानी है खुद से सर्च करने की बजाय कि आप टीचर्स पर रिलाई करो कि टीचर्स हमें बताएगा तो हम करेंगे। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो मजमून जो इंपॉर्टेंट वाले हैं आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर
पर तो अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पास पेपर्स ओपन करो, सबसे आपके पास बेहतर तरीका है। पास पेपर में देखो कौन से मजमून आए जो मोस्ट रिपीटेड है, उनको बहुत अच्छी तरह तैयार करो। और मजमून का करने का तरीका क्या है आपके पास, मजमून के अंदर बच्चे पूछते हैं भैया हेडिंग्स बनानी है कि नहीं, नहीं, आपने मजमून को हेडिंग्स बनाकर याद जरूर करना है, लेकिन आपने हेडिंग्स लिखनी नहीं है। लिखोगे आप पैराग्राफ्स की शक्ल में, आप हेडिंग्स नहीं बनाओगे मजमून के अंदर। और इसके अंदर आपने कोशिश करनी है हर एक पेज पर, ठीक है, हर एक पेज पर एक इजाफी शेर होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक इजाफी शेर हर एक पेज पर होना चाहिए मजमून के। अब लेंथ की बात करें मजमून की, तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप 4 to 5 साइड्स करो एट लीस्ट, ठीक है, मिनिमम 4 to 5 साइड्स आप यहां पर लाजमी से करके आओ, ठीक है। फिर आपको इसमें अच्छे नंबर जो है वो मिल सकते हैं। बच्चों के 15 में से 13-14 मार्क्स आ जाते हैं अपने मजमून के अंदर। अब लास्ट में मैं आपसे 9th और 10th क्लास के बच्चों सिर्फ यही बात करूंगा कि आपने उर्दू के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, पूरे मार्क्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है। पूरे मार्क्स की तरफ बच्चे जाते हैं ना, वो फिर समझते हैं कि यार हमें, जब हम ना हर चीज को बहुत ज्यादा करेंगे, तो यार आपने देखना है उर्दू का पेपर सबसे लेंथी पेपर है, तो बजाय कि आप अपना मैक्सिमम टाइम एक सवाल को दो, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम अपने पूरे पेपर के ऊपर कि आपका कोई सवाल रह ना जाए। क्योंकि आप खुद देखो कि अगर आप मजमून पे या तशरीह पर सारा टाइम लगा दोगे और आपके कुछ सवाल रह जाए तो क्या फायदा, वो गिल्ट किस काम का, ठीक है। जो आपको आता भी था आप रह गया। तो आपने टाइम को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप हर पेपर को कर सको। और जब हम इस चैनल के ऊपर लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे, जब आपका पेपर होगा उससे कुछ टाइम पहले, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी कितनी लेंथ होनी चाहिए हर क्वेश्चन की, टाइम एग्जैक्टली कैसे मैनेज करना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाना है, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तरतीब क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस की। तो ये चीजें आपको इन फ्यूचर मिलने वाली हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है लाजमी से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी और आपका सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, गो एंड कमेंट इट आउट, ठीक है, आपके दोस्त आपकी हेल्प करेंगे। और मैं अगर कमेंट देखता हूं, ठीक है, और मैं अगर कमेंट कर सका तो मैं लाजमी से आपको कमेंट का जवाब भी दूंगा। अच्छे से कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना इस मैराथन को, क्योंकि अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप अपने ऊपर एटलीस्ट एफर्ट लगाओ, ठीक है, ताकि दोनों की कॉम्बिनेशन से एक आप अच्छा करके आ पाओ, ठीक है। अब किस चीज की आपको इंतजार है, ठीक है, दोनों आपके लिए लगे हुए हैं, आप भी और मैं भी, कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे हैं। सो इसी चीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे।